बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, उसको करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से अगर ना पढ़ सको तो ये कुछ नोट्स दे रहा हूँ, समझाता हूँ मैं आपको, उसको ध्यान से सुनोगे तो पेपर छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। उसमें चीज़ों को बारीकी से लिखना है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स वगैरह का जो सब्जेक्ट होता है ये नहीं कहता कि आप पूरा पैराग्राफ लिखो, कम लिखो लेकिन अपनी बातों को रखो। जो पूछ रहा है केवल उतना ही जवाब देना। ये हिस्ट्री नहीं है कि आप इसको जितना मर्जी पेजेस पे पेजेस भरो, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको कम से कम लिखना है लेकिन अच्छा लिखना है। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन होता क्या है भाई? किसी भी चीज का इस्तेमाल इस धरती पे कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। चाहे वो पानी का इस्तेमाल, पानी से बिजली बनाने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। जमीन पर खेती करने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। घर बनाने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। स्कूल बनाने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, ठीक है। तो मानव जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिसोर्स है कि जो हर एक चीज को संभव बना देता है, ठीक है ना। और ये सभी संसाधनों से क्या होता है? बेहतर होता है। जितने भी दुनिया में संसाधन है सबसे बेहतर होता है। रीजन क्या है कि हर एक संसाधन अपना इस्तेमाल खुद तो नहीं कर सकता ना, तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? मानव की जरूरत पड़ती है। एक इंसान की जरूरत पड़ती है, एक ह्यूमन की जरूरत होती है, एक मैन की जरूरत होती है, एक वुमेन की जरूरत होती है, एक पीपल की जरूरत होती है। तो आप इसको क्या कहोगे कि मानव संसाधन है, ठीक है। मानव संसाधन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। वो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा अगर उसको सही से लिखो तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उतना ही लिखना है। आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, मान के चलो आप, ठीक है ना। आपको गलत फहमी है कि आपको बहुत कुछ आता है और आप जैसा मर्जी वैसा लिख दोगे, अपनी राम कहानी लिख दोगे, अपनी रामायण महाभारत लिख दोगे, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और कई बच्चे जैसे कहते हैं, सुनने में आता है, आपके आस पड़ोस में भी कह देते हैं और बच्चे कह देते हैं, जो आपसे बड़े हैं सीनियर, वो कह देते हैं कि हम तो भाई वो कहानी लिख के आ जाते थे, बीच में टीचर पढ़ेगा। आपको अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो कहानी नहीं लिखनी है, बात उतनी ही लिखनी है जितनी की वो कह रहा है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आपको 90 अवार्ड लेना है तो आपको उतना ही लिखना है जितना आपको टीचर समझा रहा है कि ये चीज़ें लिखो, और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब इसमें कुछ जो पहला अगर एक टॉपिक है इसमें कि मानव पूंजी होता क्या है? मानव पूंजी, तो देखो गांव वगैरह में आप क्या कहते थे कि मानव पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जैसे कहते थे पैसा, है ना, धन। तो मानव क्या है? एक पूंजी है ना। एक घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, इसी तरीके से मानव की जरूरत होती है। वो कमा करके लाता है तो घर चलाता है, तो एक तरीके से क्या वो पूंजी है ना, क्या वो पूंजी है, ठीक है ना। तो मानव पूंजी का मतलब होता है कि मानव के अंदर जो ज्ञान होता है, उसकी जो समझ होती है, किसी भी संसाधन, जो भौतिक संसाधन होता है उस पर क्या होता है? उसका एफर्ट होता है और उसके बाद वो क्या करता है? चीज़ों को सरल बना देता है, ठीक है। तो मानव पूंजी से आपने क्या याद रखना है कि उसके अंदर जो ज्ञान का स्टॉक होता है। अब एक बात बताओ, एक डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर ही कर सकता है, टीचर का काम टीचर ही कर सकता है। या आप किसी को भी कह दोगे, किसी भी अनपढ़ बंदे को भी कह दोगे कि भाई डॉक्टर का काम आपका पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है ना।
तो मानव पूंजी का मतलब हो गया कि मानव के अंदर जो ज्ञान का स्टॉक है, मानव के अंदर ज्ञान का स्टॉक बोल दो या भंडार बोल दो, स्टॉक से है, जो किसी भी जटिल समस्याओं को आसानी से सुगम बनाता है, सुगम बनाता है। ठीक है बच्चे, तो मानव पूंजी का मतलब समझ गए कि आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, तो आप एक मानव पूंजी हो। देखते हो ना, देश को हमेशा दुख होता है जब कोई एक अच्छा डॉक्टर मरता है, एक अच्छा इंजीनियर मरता है, एक अच्छा साइंटिस्ट मरता है। अब वैसे दुनिया में तो लोग बहुत हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कभी देखा है कि कोई मजदूर मरता है तो उसके लिए दुनिया रोती है? नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मरे तो दुनिया रोई ना। गांधी जी मरे तो दुनिया रोई ना, अंबेडकर मरे तो दुनिया रोई ना। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो थे उनके अंदर ज्ञान का भंडार था। अब वो समस्याओं के समाधान, जितनी भी समस्याएं होती थी उसको अपने लेवल पे तुरंत क्या कर देते थे, सॉल्व कर देते थे। एक डॉक्टर मरता तो देखो, कोरोना के बीच में अगर कोई डॉक्टर मरा तो लोग रोए थे कि देखो बहुत अच्छा डॉक्टर था यार, इलाज बहुत अच्छा करता था। एक अच्छा टीचर मरता है तो दुनिया को रोना आता है कि नहीं यार वो तो बहुत बढ़िया सब पढ़ाता था, ठीक है, और वो खत्म हो गया। मानव पूंजी में सब चीजें, ठीक है। दूसरा जैसे इसमें हम कहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप लोग क्या हो, मानव हो। आपको बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव चीज बनाओ, आप आम आदमियों से ज्यादा कमाओ। तो आपको निर्माण करने के लिए, एक अच्छा पूंजी बनाने के लिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। आपको शिक्षित करने के लिए क्या करते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशंस भेजते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रखते हैं। और दूसरी चीज क्या कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो आप कभी भी मानव पूंजी नहीं बन सकते। अच्छा, आप देखना एग्जाम के टाइम में जब आप बीमार पड़ जाते हो तो क्या आप पेपर को अच्छे से लिख पाते हो? नहीं लिख पाते। कई बार पेपर को छोड़ना पड़ता है। मान लो आप मेरे पास ही जॉब करो, आप में से कोई हो और मेरे पास जॉब करो, और उसके बाद देखो कि मतलब आप 10 दिन छुट्टी कर लो महीने में, तो क्या मैं आपको रख पाऊँगा? क्या बच्चे आपको झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। आप बेशक कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन बच्चों को यह है कि रेगुलर टाइम देना है तो रेगुलर टाइम देना ही देना। तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मानव को शिक्षित करके और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर मानव पूंजी निर्माण कर सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण कर सकते हैं, है ना। आप देखते हो कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है तो एग्जाम के टाइम में पेरेंट्स बहुत अलर्ट रहते हैं। अगर बच्चा कहेगा कि बुखार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, नहीं परसों तो तुम्हारा एग्जाम है, तुम बीमार पड़ जाओगे तो पेपर कैसे लिखोगे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो
एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे टीचर्स, ठीक है, प्रेयर ग्राउंड में भाषण देते थे कि बच्चों आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अपने सेहत का ध्यान रखना। तो हम कहते थे टीचर ऐसा क्यों कहता है भाई, सेहत से क्या मतलब है इस चीज़ का? तो छोटे थे तो छोटा दिमाग था, लेकिन जब मैच्योर हुए, जब खुद का एग्ज़ाम बड़े लेवल पे हुआ, ठीक है, उसको लगाओ, ठीक करो। जब आगे बढ़े तो एक बार मैं बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने की वजह से ना मैं 2 दिन तक नहीं पढ़ पाया, जो कि एग्ज़ाम के समय बहुत ज़रूरी होता है। और उसकी वजह से जो है मेरे जो मार्क्स आने थे वो मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी यही कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण करना है तो मानव को शिक्षित करो और मानव के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मानव स्वस्थ होगा तभी तो काम करेगा, अगर स्वस्थ नहीं होगा तो कहाँ से काम करेगा। अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ और अगर मैं महीने में 10 दिन बीमार पड़ जाऊँ, 2 दिन के बाद छुट्टी करूँ, 2 दिन के बाद छुट्टी करूँ, तो क्या आप आओगे? बेशक मेरे अंदर नॉलेज कितनी बढ़ा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक रेगुलर टाइम पे जो है पहुंचना ही पहुंचना है। आपके पेरेंट्स को ये है कि ये पता है कि भाई इतने बजे ट्यूशन की टाइमिंग है। हर 2 दिन के बाद वो पूछेंगे हाँ भाई आज छुट्टी क्यों है, आप कहोगे सर बीमार है। 1 महीना तक ऐसा सिलसिला चलेगा, पेरेंट्स कहेंगे आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बच्चों का निर्माण नहीं हो पाएगा ना। जो पूंजी निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बच्चे का पूंजी निर्माण नहीं होगा, उनका बच्चा जो है प्रोडक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है इसमें मानव संसाधन। मानव संसाधन, तो देखो अभी तक जो मैं बोल चुका हूँ, इतना बोलना हूँ, वो क्या था? मानव संसाधन की तो बात करें तो मानव संसाधन जो ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सभी संसाधनों से क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य जितने भी संसाधन है वो अपना प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते। उसके प्रयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मानव की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ है, या मानव संसाधन इस तरीके से आप बता सकते हो। मानव संसाधन, मानव संसाधन अन्य संसाधन से सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य संसाधन स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं ना सर सर्वश्रेष्ठ की स्पेलिंग देख लो आप, ठीक है ना? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना? यस सर। सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। तो मानव संसाधन जो है सभी संसाधनों से क्या है? सबसे ऊपर। बात समझ? आप इतना लिख दो, आपके मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, ठीक है। एक होता है शिक्षा का महत्व। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है भाई? एक बात बताओ, अगर शिक्षा का कोई फायदा नहीं होता तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल क्यों भेजते? आपके ऊपर हजारों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? इसके बाद लाखों रुपए यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए खर्च करेंगे, आपको अच्छे अच्छे ट्यूशंस में क्यों डालते हैं? कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो फायदा क्या है? शिक्षा का महत्व यही है कि ये श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। क्या करती है? श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है।
गुणवत्ता बढ़ाती है। एक बात बताओ, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप कितना कमा सकते हो? मान लो आप वर्कर हो, ठीक है, यदि आप मान लो कि कोई मजदूर हो, पूरे दिन काम करो, गालियां भी मिलेगी और 400, 500, 300 रुपये मिलेंगे। कोई 500 भी दे सकता है, कोई 400 भी दे सकता है, कोई 300 भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख जाओ, यदि आप पढ़ लिख जाओ तो आप देखना कि डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, कोई बिजनेसमैन बन जाओगे अच्छे खासे, तो आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। मजिस्ट्रेट बन जाओ, जज बन जाओ, लोग आपकी इज्जत बहुत करेंगे। आप कहीं जाएंगे तो लोग आपका इंतजार करेंगे। हाँ भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कोई पार्टी में जाओ, कोई फंक्शंस में जाओ, भाई मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, भाई जज साहब आ रहे हैं, भाई साइंटिस्ट आ रहे हैं। क्या कभी सुना है कि एक मजदूर का वेट किया जा रहा है? नहीं। तो ये शिक्षा क्या करता है? शिक्षा क्या करता है कि श्रम की गुणवत्ता बढ़ाता है। क्या करता है ये? श्रम की गुणवत्ता बढ़ाता है। बल्कि बात करो मजदूर की, तो भाई उसको तो गेट पे जो खड़े, जो वो दरबान वगैरह जिसको कहते हो, वही एंट्री नहीं करने देता है। कहाँ जा रहे हो? सब अंदर बुलाए, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। लेकिन आप सूट बूट में जाओ और पढ़े लिखे जैसे थोड़ा सा वो करो और अच्छे कपड़े पहनो और एक चश्मा वगैरह होगा तो और कहेंगे अच्छा ये जरूर डॉक्टर या इंजीनियर है, आँख खराब हो गई है इसकी पढ़ पढ़ के, है ना। तो ये क्या करता है, क्योंकि आप शिक्षित हो तो आपकी गुणवत्ता बढ़ाती है। आपने इंजीनियर्स को देखे होंगे, कोई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आप वहाँ पर देखना, कभी नोटिस करना, एक कूली जो होती है, जो औरत होती है, जो काम कर रही होती है, सुबह से शाम तक ईंटों को उठाएगी, उसको कितने पैसे दिए जाते हैं? 300 रुपये दिए जाते हैं, 250 दिए जाते हैं, जब वो पूरे दिन काम करती है। और अगर कोई जेंट्स है वो थोड़ा कम भी काम करता, गुटखा भी खाएगा, बीड़ी भी पिएगा और आराम भी करेगा, उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। मान लो 400 दे दिए, 500 दे दिए, पूरे दिन काम करेंगे। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर आता है, वो छोटा सा बता देगा कि कमरे किस हिसाब से रखने हैं, कहाँ पे रखना है, वो डिजाइन बना करके एक छोटा सा मैप बना के जाएगा और वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके चला जाता है 10 मिनट में। और ये पूरे दिन मजदूर जो है काम करेगा, उसको क्या मिलता है? 500 भी नहीं मिलता, ऊपर से गालियाँ और मिलती है। और कोई गुटखा खा रहा होगा, अगर बीड़ी पी रहा होगा या तंबाकू जैसे वो मलेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? बेटे तुम बहुत आराम कर लिए, कल से मत आना। होता है कि नहीं होता? देखना अपने आसपास में। तो आपके माँ बाप स्कूल क्यों भेज रहे हैं? कि आपको वो चीज़ें ना सहनी पड़े, आपको वो चीज़ें ना सुननी पड़ी, ना सुनना पड़े, इसलिए आपको स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल के बाद कॉलेज भेजेंगे कि भाई आप क्या करो, एक अच्छा इंसान बनो। तो यही शिक्षा का महत्व है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। उत्पादकता में वृद्धि होती है। और क्या कह सकते हो, इसमें देश की समृद्धि में योगदान देती है और देश की समृद्धि में योगदान देती है। क्या कह सकते हो आप? भाई एक पढ़ा लिखा बंदा है, अगर वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है, डॉक्टर है, बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग बना दे रहा है, अगर इंजीनियर है, बता रहा है इस तरीके से, तो कितना उत्पादकता में वृद्धि कर रहा है और देश की समृद्धि भी कर रहा है, देश का विकास कर रहा है। एक बात बताओ, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग जिसने बना दी, आज लोग दुनिया देखने के लिए जाते हैं वहाँ,
कि चलो बुर्ज खलीफा। और भारत में तो एक गाना भी है, देखो ना, जितने भी बच्चे हैं आवारा हैं वो क्या कहता है, आप तुझे घुमा दो बुर्ज खलीफा, है ना, टशन मारते हैं, आप तुझे घुमा दूँ बुर्ज खलीफा। तो देखो बुर्ज खलीफा में कुछ ना कुछ तो बात होगी कि लोगों के दिमाग में और उसके मन में आ रहा है, उसके मुंह पे माउथ पर उसका नाम आ रहा है। लोग बुर्ज खलीफा घूमने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उस देश घूमने के लिए। तो क्या देश की समृद्धि नहीं हो रही है? अभी पाम आइलैंड उन लोगों ने बनाया, वहां पेट्रोल डीजल धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, तो उन्होंने पाम आइलैंड बनाया। वो पाम आइलैंड क्या है, उसको किसने बनाया? शिक्षित लोगों ने ही तो बनाया है, जो बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्चर होंगे, उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि जब पेट्रोल डीजल खत्म भी हो जाए तो हमारे पास एक अर्निंग का सोर्स हो, कमाई का एक साधन हो, ठीक है ना। तो शिक्षा का महत्व यही है कि गुणवत्ता बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है, और तीसरा देश की समृद्धि में, उसके विकास में क्या करती है, योगदान देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे बेटे, मिटाने वाला कहाँ है, दे दो। तो अब हम करेंगे कि जब इकोनॉमिक्स को हम पढ़ रहे हैं तो कई चीजें बार बार इसमें आती ही आती है, वो रिपीट होती है, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हो, जैसे आप फिजिक्स को पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो, बायो को पढ़ो, ठीक है, पॉलिटी को पढ़ो, तो कई चीजें उसमें रिपीट होती रहती है। ऐसे ही इसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी अब कई चीजें रिपीट होगी। अब क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिर वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, तो आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है ना। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जब आप करोगे तो इसमें करोगे द्वितीयक क्षेत्र, और जब तीसरे की बात करोगे तो इसको कहोगे तृतीय क्षेत्र। आप इसको क्षेत्रक भी कह सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड सेक्टर, ठीक है ना। तो अब हम इसमें किस तरीके से बताएंगे इसको। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे इसके अंदर आप कृषि उत्पाद ले लो, कृषि क्या कर लो, कृषि ले लो, पशुपालन ले लो, ठीक है, कृषि ले लो, पशुपालन ले लो, और क्या ले सकते हो इसमें, मत्स्य पालन ले लो, मत्स्य पालन ले लो, मुर्गी पालन कर लो, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है किसमें आ जाती है, ये आपके प्राइमरी क्षेत्रक में आ जाता है। किसमें आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक में इन सब चीजों को रखा जाता है, ठीक है ना। और एक खनन भी होता है, जब आप खनन वगैरह का जो काम करते हो, ठीक है ना, तो इसको भी क्या किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक में ले लिया जाता है। अब देखो खेती बाड़ी करते हो, ये क्या प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गांव में देखना लोग क्या करते हैं, जो किसान वगैरह जानवरों को पालते हैं, चाहे वो दूध के लिए पाले, चाहे वो मांस के लिए पाले। तो आप देखना गांव में गाय भैंस वगैरह को जो पालते हैं वो मोस्टली दूध के लिए पालते हैं, लेकिन बकरियों का और बकरों का जो पालन किया जाता है वो मांस के लिए किया जाता है, मीट के लिए। मुर्गी का पालन किस लिए किया जाता है, अंडे के लिए भी किया जाता है और मीट के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कई लोगों का काम खनन करने का होता है, ये सब प्राकृतिक चीज है ना, उसमें लगे हुए। कई लोगों के पास अगर जगह है तो क्या करते हैं, मछली पालने का काम करते हैं, जिसको आप क्या कहोगे,
मछली पालने का मतलब है मत्स्य पालन। गांव में देखना कई लोगों का रोजगार है मछली पालने का, वो उससे पैसे कमाते हैं। तो ये क्या प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीयक में क्या आ जाएगा, द्वितीयक में क्या होता है कि इसको पूरी तरीके से डिपेंडेंट किसके ऊपर रहना पड़ता है, प्राथमिक क्षेत्र पे। किसके ऊपर, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसमें तीन तीन चीजों को लिख सकते हो, जैसे आप देखो गन्ने से चीनी, गन्ने से क्या बनेगा, चीनी बनेगा, है ना भाई। अगर किसान गन्ना नहीं देगा तो ये चीनी कहां से बनाएगा, ये इंडस्ट्रीज है क्या, ये उद्योग है, सेकेंडरी वाले उद्योग में आते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकता है, उसके बाद जैसे कपास से सूत बनाते हैं, कपास से सूत बनाते हैं, धागे बनाते हैं। अगर ये किसान इसको कपास नहीं देगा तो ये सूत कहां से बनाएगा। अगर किसान इसको गन्ना नहीं दे के आएगा इसकी इंडस्ट्री में, इसके उद्योग में अगर गन्ने लेकर के ना जाए तो ये चीनी कहां से बनाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर, ठीक है ना, पर प्राथमिक क्षेत्र पर क्या कह सकते हैं, निर्भर है। इस पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। अगर ये किसान नहीं होंगे तो इसको माल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और जो तृतीयक क्षेत्र है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर पैसा कमा रहा है और किसी देश की अगर अर्निंग हो रही है तो थर्ड सेक्टर से हो रहा है, जिसको तृतीयक क्षेत्र कह रहे हो, ठीक है। चैप्टर का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर है, मानव संसाधन। आज अगर कोई देश पैसा कमा रहा है तो सिर्फ थर्ड सेक्टर से कमा रहा है। अब थर्ड सेक्टर क्या है, इसमें केवल बुद्धिमान लोगों की जरूरत होती है, जिसके पास बुद्धि होती है। थर्ड सेक्टर में सारे के सारे लोग वही फैले हुए हैं जिसके पास बुद्धि है। आप ये मत सोचो कि कोई भी कर लेगा, कैसे, इसको आप समझ सकते हैं कि यह स्वयं उत्पादन नहीं करता, यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि कई बार अगर डेफिनेशन ना लिख पाओ तो आप एग्जाम्पल भी दे दोगे ना इस तरीके से जो मैं बताऊं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके आसपास में जितने भी दुकान हैं, क्या वो ब्रेड स्वयं बना रहे, क्या अंडे उनके खुद के घर में वो मुर्गियां हैं क्या, नहीं ना। जो डोमिनोज मैगी वाले हैं ये खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, खेती बाड़ी कर रहे हैं फसलों की, गेहूं वगैरह की, नहीं ना। तो इस तरह के जो जितने भी लोग हैं ये सब किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें और क्या कह सकते हैं, इसको आप समझेंगे अच्छे से। जो तृतीयक क्षेत्र है ना, इसके आने से इनकी अर्निंग बढ़ी है, इनकी कमाई बढ़ी है,
कैसे कैसे बढ़ी है? आपने अपने आसपास में देखा कि बहुत से दुकान हैं, मान लो राशन की दुकान, परचून की दुकान जिसको कहते हो, एक दुकान के आसपास मान लो 100 घर हैं, 100 परिवार रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं। उन्होंने मान लो चीनी की डिमांड की। किसकी डिमांड की? चीनी की। 100 परिवारों में हम कह सकते हैं कि रेगुलर का 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर 100 परिवारों का 5 किलो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है तो एक पूरे शहर का कितना होगा? पूरे शहर का कितना होगा डिमांड, उसकी खपत कितनी होगी? तो ये क्या करेंगे, मान लो कि एक पूरे शहर में 10,000 दुकानें हैं परचून, अब 10,000 जो दुकानें हैं अगर 5 केजी के हिसाब से भी अगर डिमांड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000 किलो हो जाएगा किलो। तो एक शहर की डिमांड क्या आ गई? 50,000 किलो। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, कितने हो गए? 50,000। पूरे भारत की कितनी होगी? अब जब यहाँ पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी, यहाँ पर दुकानों में लोग जब इस चीज की डिमांड करेंगे चीनी की, तो ये किसको प्रेशर डालेंगे? उद्योग को, जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है कि भैया मेरे को इतना चाहिए। 10,000 लोग एक शहर से पहुंच गए, उसकी डिमांड है, बड़े बड़े होलसेलर वगैरह बैठे हुए हैं, वो कहते हैं भाई पूरे शहर में इतनी खपत है, मुझे इतना चाहिए। वो किसको प्रेशर डालेगा? इसको, द्वितीयक वाले को, कि भाई प्रेशर आ रहा है, माल का स्टॉक नहीं है, आप जल्दी जल्दी भेजो। और ये किसको प्रेशर डालेगा? किसान को, भाई गेहूं चावल की जगह गन्ना कर ले, आलू की जगह दूसरे फसल कर। तो इस तरीके से वो क्या करता है? डिमांड करता है कि इस फसल की बात करता है कि भाई इस चीजों की डिमांड इसकी है तो इसकी करेगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि भारत में मोस्टली लोग रोटी खाते हैं, तो किसकी डिमांड? आटे की डिमांड करें। आटा कहाँ से आएगा? परचून वालों के पास, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री किसको परेशान करेगी? किसानों को, जो प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के लोग हैं, उनको कहेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। क्योंकि ये खुद तो उत्पादन नहीं कर रहा ना, ये सिर्फ बेचने का काम कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? इसको प्रेशर डालेगा, ये इसको प्रेशर डालेगा, और इसी क्षेत्र की वजह से ये दोनों अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अगर ये क्षेत्र ना रहे तो इनकी कमाई नहीं होगी, ये मान के चलो, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीजों और भी कह सकते हो। ये उत्पादन में सहायता करता है। और इसमें 2-3 बातें और लिख सकते हो कि इसमें बीमा वगैरह चीजें भी जो है आ जाती है। बीमा, परिवहन, बैंकिंग, ये सब भी क्या है? स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ये सभी किसमें? सेवा क्षेत्र में है। मैगी, डॉमिनोस वगैरह, इसको किसमें रखा गया? इसे। आज भी देखोगे तो एक समय में जब हमें आज़ादी मिली थी तो सरकार को किसमें कमाई थी? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद इंडस्ट्री में आया, अब धीरे धीरे किसमें आ रहा है? थर्ड सेक्टर में। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे वो इसी क्षेत्र से है। आज अंबानी क्या है? जियो चला रहा है, अपनी सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। देखो दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी है ना।
अडानी क्या है, खुद तो नहीं कर रहा ना, लेकिन देखो यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, फिर ये इससे ले रहा है और ये अपना कर रहा है। आज देखो परिवहन क्षेत्र वगैरह, ये जो गाड़ियाँ चल रही है, जो माल लोडिंग होकर के जा रहा है ट्रकों से, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, गांव से शहर जा रहा है या शहर से गांव जा रहा है, ठीक है, एक्सचेंज होती है ना चीज़ें। तो ये क्या कर रहे हैं परिवहन वाले, ये सेवा ही तो दे रहे हैं अपने, ये खुद थोड़े ना बना रहे हैं। भाई मान लो शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ से कुछ चीज़ें बनती है, जैसे मान लो कि एग्जांपल यहाँ से आपके जूते बन रहे हैं, चप्पल बन रहे हैं, ये गाँव तक जाएंगे और गाँव से क्या आएंगे, सब्जी फल राशन, वो शहर में आएगा। तो जो परिवहन है, जो ये गाड़ियाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, जो किसमें आता है, थर्ड सेक्टर में। बात सुने, कोई दिक्कत, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, इसमें अगर कोई डाउट है तो बता देना मुझे। देखो छठा पॉइंट है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक जो भी चीज, जो भी काम आप पैसे कमाने के लिए करते हो, अपना घर चलाने के लिए करते हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए करते हो, वो सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाएं ही क्या है, देश में मूल्य वृद्धि करती है, देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है, देश की समृद्धि में क्या करती है, योगदान देती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय, अब देश की बात करें तो राष्ट्र आ जाता है, जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है, मूल्यवर्धन करती है, जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। एक होता है गैर आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वह सभी क्रियाएं जो पैसे कमाने के मकसद से नहीं किया जाता है, वो मन की संतुष्टि के लिए किया जाता है, भलाई पर्पस से किया जाता है, समाज की भलाई के लिए किया जाता है, अपने मन को खुश रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। वह क्रियाएं जिससे राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन नहीं होती, नहीं होती। ये कार्य, ये क्रियाएं मन की संतुष्टि के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, मन की संतुष्टि के लिए। जैसे देखो कि बहुत से टीचर्स हैं जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता, उनको फ्री में भी पढ़ा दो। कई लोगों ने क्या कर रखे हैं, अपने डिस्पेंसरी खोल रखे हैं जहाँ पे लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, तो वो पैसे तो कमा नहीं रहे ना उनसे, तो उसको क्या कहोगे, गैर आर्थिक क्रिया। क्या कहोगे, गैर आर्थिक क्रिया।
लेकिन हर वो काम जो पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। कई लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और नौकरी नहीं करते हैं, वो समाज की सेवा के लिए लगे हुए, उससे कोई पैसा नहीं मिलता, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, कि 8वां कहता है कि आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार, आर्थिक क्रिया, आर्थिक, इसको यहां लिखो, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया को दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया को दो प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन सा, बाजार क्रिया और एक होता है गैर बाजार क्रिया। आप इस तरीके से शो करो पेपर में, ठीक है ना, पेपर देखने में भी सुंदर लगे और आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। हम लोग खुद ऐसा करते हैं कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, कॉपी चेक करने का मन नहीं करता। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, जहाँ पे 2-4 मार्क्स कम भी आ रहे होते हैं तो उसको दे देते हैं, लेकिन अगर गंदी राइटिंग होती है तो और काटने का मन करता है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता पेपर, ठीक है ना। तो बाजार क्रियाएं क्या है और गैर बाजार क्रियाएं क्या है। मान लो आप एक किसान हो, आप अगर एक किसान हो तो आप देखना कि बहुत ज्यादा खेती अगर आपके पास है तो क्या करोगे, बाजार में बेचोगे, ठीक है ना। बाजार क्रियाएं वस्तुओं और, ठीक है, बाजार में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो बाजार क्रियाएं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, खेती बाड़ी, वो क्या करेगा, जो बड़े बड़े किसान वो क्या करते हैं, वो बाजार क्रियाओं पे चलते हैं। वो सब किस पे चलते हैं, बाजार क्रियाओं पे चलते हैं। तो उनके पास क्योंकि खेती बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो क्या करते हैं, सामान को बेचने का काम करते हैं। आप पंजाब हरियाणा में देखना, उनके पास किले के किले जमीन है, तो क्या वो खुद खाएंगे, भाई कितना खा लेगा, कितना खा लेगा, थोड़ा बहुत ही तो खाएगा, बाकी क्या करेगा, बेचेगा, क्या करेगा, बाकी का बेचेगा। तो क्या है, बाजार क्रिया। और गैर बाजार क्रिया क्या है, भाई मान लो आपके पास खेती छोटा सा, परिवार बड़ा है, तो आप बेचोगे कहां से, पहले खुद पेट भरोगे या बेचोगे। तो ये क्या करते हैं, स्व उपभोग के लिए, उपभोग के लिए कार्य करते हैं। इनके पास इतना ज्यादा नहीं होता कि ये बाजार में जाके बेचे। भाई मान लो आपके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, आप सब्जी बाड़ी कर लोगे, अपने लिए खाओगे या दुनिया को खिलाओगे, दुनिया को खिलाओगे तो खुद खरीद के लाओगे, खरीद के लाओगे तो महंगा पड़ेगा, तो बेहतर है कि अपनी ही फसल खाओ ना। गांव में आप देखना बहुत से लोग ऐसे हैं, गरीब आदमी जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वो अपने लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते। तो ये क्या, स्व उपभोग के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैर बाजार क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो,
जनसंख्या की गुणवत्ता, कितने पॉइंट हो गए थे हमारे? 8। अब 9 पॉइंट देखो, जनसंख्या की गुणवत्ता। आप कैसे कहोगे कि आपकी जो जनसंख्या आपके देश की वो बहुत अच्छी है? तो आप तभी कह सकते हो जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी हो, स्वस्थ हो। और जनसंख्या की गुणवत्ता, तो जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले जो कारक है वो क्या है? व्यक्ति का या जनसंख्या का स्वास्थ्य दर तथा शिक्षा ही जनसंख्या दर ही जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। आप मान लो कितनी डेवलप्ड कंट्री हो जाओ और यदि आपके देश में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है या जन्म दर बहुत ज्यादा है, या मान लो कि आपके देश में शिक्षा नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि वो जनसंख्या बहुत अच्छी है, कि वो जनसंख्या बहुत अच्छी है। तो आप क्या कहोगे? इसके जो कारण है वो क्या कह सकते हैं? जो इंसान का जो स्वास्थ्य दर है उसके देश में। तो भारत में देखो, हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। हमारे देश में हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे देश में शिक्षा की कमी है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। गवर्नमेंट के अगर इतने ही अच्छे स्कूल होते तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं? मान लो जिसके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारी स्कूल। और यहां तक कि आप ये समझ लो कि हमारे जो देश के टीचर है उन्हें भी सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। जो सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि शिक्षा की दर भी बहुत अच्छी नहीं है। आज देख लो भारत में पुरुष तो फिर भी पढ़ रहे हैं लेकिन महिलाएं आज भी बहुत कम मात्रा में पढ़ रही है। उनका परसेंटेज अगर देखोगे तो बहुत नीचे है। शहर में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप देहातों में चले जाओ, रूरल में चले जाओ, ठीक है, और बाहर दूसरे राज्यों में जब निकल करके देखोगे तो आप देखोगे कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा उन्हें नहीं पढ़ने लिखने दिया जाता है, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती बहुत ज्यादा कि वो आगे पढ़ सके, अच्छा कर सके। ठीक है, उसके बाद जो 10th पॉइंट है, 10वां पॉइंट, वो क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान है क्या? तो सरकार का काम क्या है कि प्राथमिक शिक्षा जो है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सब तक पहुंचाना। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम है सरकार का। सरकार ही तो देगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा में सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा देने में सरकार का एक
महत्वपूर्ण जो योगदान है, आप उसको क्या कह सकते हो? सर्व शिक्षा। ठीक है, आप देखना पहली से 8वीं क्लास तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास तक की कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है ना, पहली से 8वीं क्लास तक की कोई फीस नहीं ली जाती है। इसके बाद देखो 11वां पॉइंट है बेटे, मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु दर होता क्या है? किसी समय अवधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे किसी मृत्यु दर होता क्या है? किसी समय अवधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे किसी मृत्यु दर किसी समय अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ। अगर आपको डेफिनेशन लिखना नहीं आएगा तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे समझाओ? आप इसको एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से समझा सकते हो? तो देखो, माना कि एक समय अवधि में हमने देखा कि 1000 व्यक्ति है या 1000 लोग हैं, उसमें से 20 लोग मर गए। कितने मर गए? 20। ये 1000 है और इसमें से 20 क्या हो गए? मर गए। तो दर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। दर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? 20 अपॉन में कितने लोग थे टोटल? 1000 इंटू में 100। परसेंटेज हमेशा 100 में से लिया जाता है ना। तो आप इसको काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, इससे 1 खत्म, तो क्या आ गया? 2% लोग जो है, 2% लोग मर गए। अब इसी तरीके से आप जन्म दर को निकालो। जन्म दर किसी समय अवधि में में 1000 तरीके से आप जन्म दर को निकालो। जन्म दर किसी समय अवधि में में 1000 में से किसी समय अवधि में 1000 बच्चों में या 1000 किसी समय अवधि में 1000 व्यक्ति पर जीवित लोगों की संख्या को
जन्म दर कहेंगे। ऐसा करके अब देखो एग्जांपल के साथ समझो। हमने क्या देखा कि 1000 लोग थे, हमने यहाँ क्या देखा कि 20 मर गए, तो कितने जिंदा रह गए? 980। कितने जिंदा रह गए? 980 ना। तो यहाँ पर क्या लिखा? 980 बटे में टोटल कितने थे? 1000 इनटू में क्या करते हो? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या है 98% हम क्या दिखाएंगे? जन्म दर। क्या दिखाएंगे? 98% जन्म दर। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है शिशु मृत्यु दर। एग्जाम में मोस्टली हर बार देता है। तो देखो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 12 पॉइंट हो गए। अब आगे के पॉइंट देखो। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, इसको भी आप क्या रखो? किसी समय अवधि में, किसी समय अवधि में प्रति, इसको भी आप क्या रखें? किसी समय अवधि में, किसी समय अवधि में प्रति 1000 शिशुओं जो कि 1 वर्ष से कम हो, उनमें मरने वाले या वालों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है। एक समय अवधि लिया जाता है, एक टाइम पीरियड लिया जाता है कि इतने से इतने दिन में हम देखेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल्स में भी देखोगे तो उनको अंदाजा लग जाता है कि भाई अगर हमने 1 हफ्ता का ग्राफ लेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो कितने मर गए। और अगर वहां पर इस तरीके से लिया जाता है तो पूरे देश में भी यही आकलन किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझो, उदाहरण ले लो। मान लो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से 30 बच्चे खत्म हो जाता है। कितने बच्चे खत्म हो गए? 30 बच्चे। ठीक है। मर जाते हैं। ठीक है। मान लो 30 बच्चे मर जाते हैं। हॉस्पिटल में देखो तो बहुत सारे बच्चे, ये जरूरी नहीं कि पैदा हुआ तो जिंदा रह गए, बहुत से बच्चे क्या मर जाते हैं। ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे? 30, ये 30 है ना, टोटल कितने बच्चों में से ले रहे हैं? 1000 इंटू में क्या कर रहा हूं? 100 कर दो। 30 बटा 1000 इंटू में 100, तो क्या जाएगा? 0 से 0 खत्म, 3%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो क्या आ गया? 3% क्या आ जाएगा? मृत्यु दर। क्या आ गया? 3% क्या आ गया? मृत्यु। कितने बच्चों में से ले रहे हैं? 1000 इंटू में क्या कर रहा हूं? 100 कर दो। 30 बटा 1000 इंटू में 100, तो क्या जाएगा? 0 से 0 खत्म, 3%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो क्या आ गया? 3% क्या आ जाएगा? मृत्यु दर। क्या आ गया? 3% क्या आ गया? मृत्यु दर आ गया। ठीक है ना? 3% क्या आ गया? मृत्यु दर। ठीक है।
अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है 14 बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है कि बेरोजगारी होता क्या है। बेरोजगारी होता क्या है? तो बेरोजगारी का मतलब है जो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग जो मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो रेट होना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब लोग काम करने के लिए तो तैयार है, प्रचलित मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे? बेरोजगारी। प्रचलित मजदूरी पर काम का न मिलना मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। मजदूर बेरोजगारी कहलाता है। बेरोजगारी कहलाता। मान लो 2022 के हिसाब से अगर कोई इंसान शहर में रह रहा है तो उसको कम से कम भी तो देखो, कम से कम अगर जरूरतें अगर आपको पूरी करनी है तो लाख रुपए भी कम है, लेकिन आप अपने खर्चों को समेट करके चलो तो कम से कम भी 30,000 रुपए से नीचे खर्चे नहीं किए। 30,000 से नीचे में आपका खर्चा नहीं चलेगा। 30,000 रुपए से नीचे में आपका खर्चा नहीं चलेगा। और अगर आपको 30,000 मजदूरी नहीं मिलती है, आपको काम के बदले नहीं मिलता, तो आप बेरोजगार। मजबूरी में ठीक है आप कर लोगे 10,000 15,000 में कहीं कर लोगे, लेकिन उससे आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, आप हमेशा रोगे, परेशान रहोगे। तो क्या है? बेरोजगारी। आज भारत में देखो कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे बच्चे क्या भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है। आज घर घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे, क्यों? नौकरियां हैं नहीं, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, आप हमेशा रोगे, परेशान रहोगे। तो क्या है? बेरोजगारी। आज भारत में देखो कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे बच्चे क्या भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है। आज घर घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे, क्यों? नौकरियां हैं नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी। ठीक है, 14 पॉइंट हो गया। 15वां पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने पहले वीडियो भी डाल रखी है उस पॉइंट के ऊपर, अभी देख लेना, समझ आ जाएगा। 15वां पॉइंट है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो। तो बेरोजगारी के प्रकार को आप देखोगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी, या फिर इसको कह सकते हो छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। देखते देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा और हर साल पूछा जाता है, वही चीजें आपको नोट्स में करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है वो बेरोजगारी जो आपको दिखाई नहीं देती। छिपी हुई का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाई नहीं देती, वो छिपी। आप अपने आस पड़ोस के दुकानों में देखना, जो परचून वगैरह की दुकान खोल रखे हैं या और भी कुछ छोटी मोटी दुकानें खोल रखी है, तो वहां पर देखोगे कभी उसके दुकान पर फादर बैठा है, कभी मदर बैठी है, कभी ब्रदर, कभी सिस्टर, इस तरीके। तो इसका मतलब वो काम तो एक ही बंदे का है, काम एक ही बंदे का है, लेकिन एक ही व्यक्ति उस काम को कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें 3-4 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो बाकी के लोग बेरोजगार है तभी तो उसमें लगे हुए हैं। अगर उनके पास नौकरियां होती तो वो बैठते ही नहीं, ठीक है ना।
तो आप क्या कह सकते हो, एक व्यक्ति के काम को जब एक से ज्यादा व्यक्ति, ये 30 है ना, टोटल कितने बच्चों में से ले रहे हैं, 1000 इंटू में क्या कर रहा हूं 100 का, तो 30 1000 इंटू में 100, तो क्या रहेगा, 0 से 0 खत्म, 3%, 2 0 से 2 0 खत्म, तो क्या आ गया 3% क्या आ जाएगा, मृत्यु दर। क्या आ गया 3% क्या आ गया, मृत्यु दर आ गया, ठीक है ना, 3% क्या आ गया, मृत्यु दर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है खोटी बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है कि बेरोजगारी होता क्या है, बेरोजगारी होता क्या है? तो बेरोजगारी का मतलब है जो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग जो मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो रेट होना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। मतलब लोग काम करने के लिए तो तैयार है, प्रचलित मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको आप क्या कहोगे, बेरोजगारी। प्रचलित मजदूरी पर काम का न मिलना मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है, मजदूरी, बेरोजगारी कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता। मान लो 2022 के हिसाब से अगर कोई इंसान शहर में रह रहा है तो उसको कम से कम भी तो देखो, कम से कम अगर जरूरतें अगर आपको पूरी करनी है तो लाख रुपए भी कम है, लेकिन आप अपने खर्चों को समेट करके चलो तो कम से कम भी 30,000 रुपए से नीचे खर्चे नहीं करेंगे। 30,000 से नीचे में आपका खर्चा नहीं चलेगा, 30,000 रुपए से नीचे में आपका खर्चा नहीं चलेगा। और अगर आपको 30,000 मजदूरी नहीं मिलती है, आपको काम के बदले नहीं मिलता, तो आप बेरोजगार। मजबूरी में ठीक है आप कर लोगे 10,000 15,000 में कहीं कर लोगे, लेकिन उससे आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, आप हमेशा रहोगे, परेशान रहोगे। तो क्या है, बेरोजगारी। आज भारत में देखो कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे क्या भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है। आज घर घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी में होता क्या है, ये मौसम में बेरोजगारी होती है। आप देखना सर्दी के टाइम पे एसी वालों का, कूलर वालों का, पंखे वालों का काम जो है खत्म हो जाता है, और गीजर वालों का चालू हो जाता है, ठीक है। और सर्दी के समय पे आप क्या देखोगे, सर्दी के समय पे इन सब का काम बंद हो जाता है जो गर्मियों में चीजें बिकती हैं। और गर्मियों में क्या देखोगे कि जो सर्दियों में जो चीजें बिकती हैं, जैसे कंबल हो गया, ऊन हो गया, स्वेटर हो गया, इन सब चीजों की मंदी आ जाती है, मतलब कि काम बंद हो जाता है। तो आप इसको क्या कहोगे, मौसमी बेरोजगारी। जैसे सर्दी में कूलर, एसी में कूलर, एसी, ठीक है, कूलर, एसी, पंखे और टी शर्ट वालों का काम बंद हो जाता है। इसी तरह गर्मियों में ऊन, स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई वालों
का काम ठप हो जाता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, छिप। इसको मौसमी बेरोजगारी कहेंगे, जो मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। देखो सर्दी में ये लोग बेरोजगार हो गए जो एसी वाले हैं, पंखे वाले हैं, कूलर वाले हैं। और गर्मियों में कौन बेरोजगार हो गए, जिनकी सर्दियों में बल्ले बल्ले थी, लेकिन गर्मियों में उनको कोई पूछता नहीं है। गर्मियों में कंबल ओढ़ोगे क्या, स्वेटर पहनोगे क्या, जैकेट पहनोगे क्या, नहीं ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। जो लोग इस काम को करते हैं वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षित बेरोजगारी। वो क्या चाहता है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिले, और नौकरियां मिलती नहीं। जब नौकरियां नहीं मिलती डिग्री धारकों को, जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी। जब डिग्री धारकों, जब डिग्री धारकों को नौकरी नहीं मिलती, तब उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगार। तो उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया है, ठीक है ना, मैं नीचे करवा देता हूं। ये 15 होगा ना, 16वां पॉइंट देखिए। 16वां पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या होता है। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य, अब देखो गवर्नमेंट जब कुछ प्लान लेकर के आती है तो क्या सोचती है कि इसमें किसका फायदा हो। जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं, किसान है, मजदूर है, उसकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, उसके कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, उसकी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। वो कच्चे घरों में रह रहे हैं तो उसको कैसे अच्छा घर दिया जाए कि कम से कम पक्के घरों में रह सके। ठीक है, उसके लिए रोजगार के लिए क्या किया जाए। तो इस तरह के नीति को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नीति, जो अल्प विकसित लोगों के हितों में कार्य करने की विधि को राष्ट्रीय नीति कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है ना, ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया है। और अब जो है इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बेटे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से सुनना है अपने। ठीक है ना, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उसको भी आप